आपको लगता है कि जो हमारे प्रदेश की है, देश की महिलाएं हैं, उनको अपने जो भी हमारे अधिकार हैं, वो उनकी जानकारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए? ये बात अगर अपन पहले के समय में देखते तो ये कह सकते थे कि हाँ उनको नहीं है, लेकिन आजकल उसके बाद भी आप देखिए समाज में दहेज हत्या या लव जिहाद, ये तो घटनाएं बढ़ रही हैं। इस स्तर पे नहीं जाना चाहिए कि या तो लड़की मरे या उसको कोई मारे। दिशा शर्मा का जो केस आया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो टाइम पे कुछ एक्शन ले लेते तो आज वो बच्ची हमारे बीच में होती। आपको क्या लगता है, ये भरोसा तो माँ बाप को दिलाने की ज़रूरत है या ये बच्चों की कहीं गलती है कि वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं? बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं और माँ बाप उस चीज़ को समझा नहीं पा रहे हैं मुझे। कोविड के टाइम में जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी कि आपके जो पति थे उनका देहांत हो गया, उस स्थिति में आपने अपने आप को कैसे संभाला फिर? समय पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो लेकिन उस स्थिति से उबरने के लिए मेरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा। अच्छी बात है कि आपने पार्टी को सर्वोपरि रखा, आपने अपने दुख को भुला के और पार्टी के लिए आप कार्य करने के लिए आगे आई। अगर वो भले आज नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन मेरे साथ कहीं ना कहीं वो हमेशा उनका सहयोग और साथ और आशीर्वाद रहता है। कि अगर कोई बेटी है और उसका तलाक हो गया है या शादी के बाद वो घर से वापस मायके में आ गई है, शादी हुई, वो 2 दिन में ही उसके पति उसको घर वापस छोड़ गए। कहीं ना कहीं लड़की की ही गलती हो गई शायद। दरवाजा तोड़ के देखते कि उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है और वो बॉबी के पास बैठी हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक्स विद रीता प्रेजेंटेड बाय जन जन जागरण में। आज हमारे साथ एक राजनीतिक पदाधिकारी ही नहीं बल्कि महिलाओं की आवाज को सबल बनाने वाली मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना सुधीर जातक जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया है। तो आइए आज हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और उनकी जिंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? जय श्री राम। स्वागत है आपका रियल टॉक्स विद रीता में। बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आपकी पृष्ठभूमि तो एक शिक्षिका के रूप में रही है, तो फिर आपने राजनीति में आने का कैसे सोचा? शादी के शुरुआती दिनों में मैं संघ से भी जुड़ी रही। मेरे हस्बैंड संघ के एक संगठन है बजरंग दल, उसके जिला संयोजक थे, तो उनके थ्रू मेरा संघ में जुड़ना हुआ। ऐसे ही संघ में एक परिचित थे, उनका एक स्कूल था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगी। तो मैंने कहा इससे अच्छा शिक्षा दान करने से अच्छा तो कोई काम बिल्कुल होता सही नहीं। बात है। तो उस तरह से फिर मेरी शिक्षिका का ये रोल शुरू हुआ। और मैं बहुत दूर एक बरखेड़ी कला में एक स्कूल था, द्रौपदी मिडिल स्कूल, मैं वहाँ पे जाती थी पढ़ाने के लिए और मैंने वहाँ पे 3 साल पढ़ाई की। उसके बाद चूँकि मेरे हस्बैंड बजरंग दल राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक धार्मिक संगठन है जिसमें हिंदुत्व को इकट्ठा करने का काम किया जाता है। तो उसके बाद जब उन्होंने मेरी शादी हुई तो फिर उन्होंने मुझे संघ का एक आनुषंगिक संगठन है दुर्गा वाहिनी, उससे जोड़ा। और मैं आपको बताऊं कि मेरी शादी हुई थी 27 जनवरी 1996 को और 30 जनवरी को उन्होंने मुझे दुर्गा वाहिनी का एक शिविर लगा था, उसमें मुझे भेजा। तो मैं वहाँ गई और मुझे बहुत मतलब वहाँ पे जो 7 दिन मैं वहाँ रही तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे जो जीवन की जो खोज थी वो यहाँ मुझे मिल जाएगी और पूरी होगी। तो इस तरह से मैं दुर्गा वाहिनी में आई। फिर उसके बाद उसमें काम करते करते फिर मेरा घर चेंज हुआ और मैं अभी जहाँ वर्तमान में रहती हूँ मैं वहाँ पे आई। तो वहाँ से फिर उस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता रहते थे, उनका घर पे क्योंकि हस्बैंड बजरंग दल में थे इसलिए उनका आना जाना होता रहता था। तो फिर उन्होंने कहा कि भाभी आपको आजीवन से मतलब आपको इसका सक्रिय सदस्य बनना है भारतीय जनता पार्टी का। तो उस समय में 2 रुपये में हम लोगों की सक्रिय सदस्यता होती थी, वो मैंने 98 में सक्रिय सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ली। फिर उसी दौरान 1 साल बाद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उषा चतुर्वेदी जी पार्षद का चुनाव लड़ रही थी। तो उस उषा दीदी ने मुझे फिर बाहर निकाला। उस समय से मैं जो निकली हूँ तो राजनीति में आगे बढ़ती चली। फिर आप आगे ही बढ़ती जा रही हैं, आपने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। पीछे मुड़ के। तो राजनीति में आने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आप किसको मानती हैं कि आपका कौन था? मेरा सबसे बड़ा जैसे बोला जाता है कि पति परमेश्वर है, वो तो मेरे लिए है ही, लेकिन वो एक मुझे गुरु की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया और उन्होंने मुझे हर राजनीति के छोटी छोटी बातें जो भी है जहाँ पे अपने को संभलना है और जहाँ पे फिसलना नहीं है वो सारी बातें मुझे उन्होंने समझाई। तो मतलब मुझे एक श्रेय राजनीति में लाने का मेरे पति देव को ही है।
अच्छा, तो मतलब उन्होंने ही आपको आगे बढ़ाया हाँ, कि आप राजनीति में मुझे आगे आगे जाएं। बढ़ाया और और वो भी राजनीति में थे क्या हाँ, पहले से? वो बजरंग दल में थे, फिर उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर मुझे जब 2004 में एक वार्ड जहाँ पे मेरा ससुराल था, वहाँ से मुझे पार्षद का टिकट मिला और इस तरह से फिर सक्रिय राजनीति में मैं आई। तो पार्षद का टिकट जब आप मिला और आप उसके पहले तो कभी भी ऐसे बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं निकली थी जैसा कि आपने बताया, तो उसके लिए कन्विंसिंग फिर आपने कैसे की? मतलब आपको कहाँ से प्रोत्साहन मिला कि नहीं मुझे ये चुनाव जीतना है और मुझे आगे बढ़ना है? हाँ, वहाँ से फिर जब जैसे ही पार्षद का टिकट हुआ तो वो सब अपने आप कार्रवाई शुरू हो जाती है कि चुनाव कार्यालय खुल जाता है। लेकिन लाने वाले बढ़ाने वाले यही थे, लेकिन इन्होंने मुझे जैसे ही टिकट हुआ दूसरे दिन सुबह ले जाके मुझे वार्ड कार्यालय में बिठा दिया। अब वहाँ पे हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, फिर उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं, मतलब मैं इस तरह से सक्रिय राजनीति में नहीं आई थी, तो शुरू में थोड़ा सा लगता ही है कि अपन घर पे रोटी बना रहे हैं और अपन सीधे माइक पे लाके खड़ा कर दिया जाए, तो वो स्थिति कुछ अलग रहती है। तो फिर वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पूरा भरपूर सहयोग दिया और उस वार्ड के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। उस वार्ड में मेरा ससुराल था, तो वहाँ के लोग वैसे ही हमारे परिवार से परिचित थे और वहाँ से जहाँ जिस वार्ड से मैं लड़ी थी उस समय 15 साल से वहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी था। अच्छा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में मैं जीती थी। बहुत बड़ी बात है कि वहाँ 15 साल से अगर दूसरी पार्टी के कोई प्रत्याशी जीत रहे थे, उसके बाद अगर आप जीती हैं, जिन्होंने पहली बार शायद अपने जीवन में कोई चुनाव लड़ा था और अगर जीत भी गई, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी खड़ा हो जाए, कमल के फूल को देख के लोग वोट करते हैं, ऐसा मतलब मेरे इतने सालों का अनुभव है। बिल्कुल सही वो आप बोल रही हैं कि कमल के पर प्रत्याशी भी बहुत जरूरी होते हैं। छोटे छोटे चुनाव में प्रत्याशी का, क्योंकि चूंकि ससुराल था वहाँ पे तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आई, सारे लोग परिचित भी थे और फिर अब चेंज चाहिए था लोगों को। तो उस वार्ड से लेके और आज महिला मोर्चा की जो आप जिला अध्यक्ष हैं, वहां तक का सफर आपका कैसा रहा? आपको बीच में किन उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा? मतलब मेरे लिए बहुत ही स्वर्णिम काल था राजनीति में जैसे ही मैंने प्रवेश किया, क्योंकि एक वो बहुत अच्छा वार्ड था। वहाँ पे मतलब वहाँ जो सड़कें थी, एमपी नगर सबसे बड़ा कमर्शियल क्षेत्र था, वहाँ पे सड़कों की लोगों को बहुत कमी थी, सड़कें नहीं थी, गड्ढे थी, बहुत ही मतलब एमपी नगर जोन 1 जोन 2 की हालत बहुत ही खराब थी। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा उस समय एक प्रस्ताव आया नगर निगम में कि जो संपत्ति कर मिलता है उसका 50% वार्ड में खर्चा किया जाएगा, बाकी 50% नगर निगम के खाते में जाएगा। तो उससे हम लोगों को बहुत रिलीफ मिला और उसके बाद वहाँ पे जो सड़कें बनी हैं वो ऐसी सीमेंटेड सड़कें सबसे पहली बार बनी थी। अच्छा। और वो मुझे लगता है 40-50 साल की फुर्सत है वो सड़कों के, आज भी उन सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। तो इस तरह से करते करते 5 साल में रही। मेरे इसमें मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का और सबसे बड़ा सहयोग जो रहा मेरे पतिदेव का और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनका सहयोग रहा। उनके बदौलत उस वार्ड को मैं आदर्श वार्ड बना पाई थी 2004 से 2009 तक। बहुत ही बढ़िया है। और फिर आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कैसे बनी? मैं 2009 में फिर दूसरी चुनाव आया तो दूसरी पारी के लिए मुझे फिर टिकट दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं वहाँ पे पीछे रह गई थी। तो उसके बाद फिर मुझे जिला अध्यक्ष का पद मिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे में और 2004 से 2009 तक मैं मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चे की, चूंकि भोपाल को संगठन की दृष्टि से 29 मंडलों में बांटा गया था, तो उसमें एक जिला अध्यक्ष होता है महिला मोर्चे का और उसमें बाकी मंडल अध्यक्ष होती, तो मुझे उस समय मैं उसमें मंडल अध्यक्ष का काम भी किया मैंने। मेरे घर से बहुत दूर वार्ड वो जो दिया गया था क्योंकि वो महिला सामान्य हुआ था। अच्छा। तो मुझे वहीं से दिया गया और पार्टी की ये मंशा थी कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो कहीं ना कहीं से तो देना ही। तो असल में जो मेरे सामने जो प्रत्याशी थी वो वहाँ की स्थानीय उम्मीदवार थी। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा इस कारण प्रभाव पड़ा और भी कुछ बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस रहे, तो सब ठीक है। उसके बाद मुझे महिला मोर्चे की जिले की अध्यक्ष बनाया गया और तब से लेके आप आज तक, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि तब से लेके आप अभी तक महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बनी हुई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, मेरे लिए बहुत मतलब बहुत गर्व की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन की, हमारे संगठन में कहते हैं कि हमारी संगठन की 1000 आँखें होती हैं और वो संगठन ने मुझे मतलब देखता है और मेरे काम देखता है, उसके कारण मुझे ये सब मिल रहा है। आज की जो महिलाओं की स्थिति है हमारे देश में या प्रदेश में, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए?
अभी तो मतलब सभी स्तरों पे, जैसे राजनीतिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, उसके लिए आर्थिक स्तर के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत मेहनत कर रही हैं। डबल इंजन की सरकार है, तो महिलाओं के आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, और फिर अभी एक थोड़े दिन पहले देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी एक बिल लेके आए थे जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को देना था। तो अगर वो बिल पास हो जाता तो उसके बाद जो विधानसभा और लोकसभा में लैंगिक समानता हो जाती, वहाँ भी महिलाएं पहुँचती, तो उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक सशक्तिकरण भी होता। और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तो जो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं उसके कारण महिलाएं कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं। और मेरे ही संपर्क में बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि जब हमको लाडली बहना के पैसे मिलना शुरू हुए तो हमने अपना अपना छोटा छोटा रोजगार, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी मैंने देखा उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल के रखी हुई हैं। तो वो देख के बहुत खुश होता है, खुशी होती मन में कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए विचार करती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। आपको क्या लगता है आपके कार्यकाल की 2010 से, जैसा कि आप बता रही हैं आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो तब से लेके आज तक आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अब ऐसे तो बहुत सारी उपलब्धि नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी के हुए। उस समय जब मैं शुरू में जिला अध्यक्ष बनी, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे प्रभात झा जी स्वर्गीय। तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय हमको कुछ ना कुछ ऐसा मामला होता ही था कि हमको महिलाओं को प्रदर्शन करना ही होता था। और चूंकि महिला मोर्चा सशक्त था तो महिलाओं की संख्या भी बहुत अच्छी रहती थी। और वो चलते कार्यक्रम में कई बार हमको, मतलब हमने उसमें नवाचार भी किए थे उस कार्यक्रम में। एक बार हमको सिलेंडरों का जो कालाबाजारी हो रही थी उसके लिए हम लोगों को काम करना था, तो हमने बहुत सारे सिलेंडर इकट्ठे किए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार पे जून ही रेंग रही थी। बहुत सारे मामले थे, पेट्रोल की बढ़ोतरी हो रही थी, गैसों के दाम में वृद्धि हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, तो उसके लिए हमने भैंस के आगे बीन बजाई थी। एक वो बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम था जो हर समाचार पत्र के पहले पेज में पहले छपा करता। ऐसा कोई केस आपके सामने आया हो किसी महिला का जो आपको बहुत दिल को छू गया और आपको याद हो कि हमने इनकी सहायता की थी, ये परेशानी में हाँ, थी? एक महिला थी, उसके घर में उसके पति द्वारा उसको प्रताड़ना दी जा रही थी। तो फिर हम लोग महिला मोर्चे के हम लोग 3-4 बहनें मिलके हम उनके घर गए, उनके पति को समझाया। उनके पति को असल में उसके ऊपर शक था, तो बाकी फिर हमने उनको समझाया, बिठाया। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, और महिला तो परिवार की धुरी होती है। अगर अपन महिला को ही सम्मान नहीं देंगे तो फिर अपन घर में सम्मान नहीं देंगे तो बाहर महिलाओं को कौन सम्मान देगा। तो मैंने बहुत काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को, उसको 3-4 महीने लगे, लेकिन आज वो बहुत सुखी और अच्छे से रह रही है। बहुत ही बढ़िया। तो ये सब देख के तो आपको और मोटिवेशन मिलती होगी कि हमारे कार्य से आज एक परिवार हाँ, एक सही से चल रहा है, बिखरा वो, नहीं। हाँ, वो हमेशा मिलती है, फ़ोन करती है और बहुत धन्यवाद देती है। आजकल के बच्चे आप देख रही हैं कि कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो पूरे पुराने संस्कार हैं या उनको छोड़कर कुछ अलग ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बच्चों जो आज गलत उस दिशा में जा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि जैसे परिवार की धुरी महिला होती है, तो एक माँ की जिम्मेदारी होती है। माँ को वो संस्कार देना चाहिए, देते हैं माँ बाप। ऐसा नहीं है कि माँ बाप, कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बिगड़े, वो संस्कार देते। लेकिन चूंकि आजकल एक पीढ़ी परिवर्तन हो चुका है, उसके कारण आजकल बच्चे समझना नहीं चाहते। उनके पास माँ बाप के साथ बैठ के बात करने का समय नहीं होता, या माँ बाप के पास भी समय नहीं होता, क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक घर में स्वस्थ वातावरण हो तो उसके कारण फिर बच्चों को अपन दिशा से भटकने से बचाने का प्रयास कर सकते हैं। कोविड के टाइम में, जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी कि आपके जो पति थे उनका देहांत हो गया, उस स्थिति में आपने अपने आप को कैसे संभाला फिर? उस समय तो मतलब क्योंकि मैं बाहर निकली ही थी पति के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन से और उनके सहयोग से, तो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो लेकिन उस स्थिति से उबरने के लिए मेरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा। मेरी जो महिला मोर्चे की जो मेरी कार्यकर्ता थी, वो लोग हमेशा मेरे साथ खड़ी रहीं। बाकी और भी जो मेरे सारे शुभचिंतक थे कि वो मेरे साथ खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात, उस समय उनको सिर्फ 15 दिन हुए थे और फिर मेरा नाम पार्षद के लिए फिर से अनाउंस हुआ। तो संगठन ने मेरे पे भरोसा किया और संगठन ने ये कहा कि हमें पता है आपकी स्थिति,
उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आपको घर से बाहर निकलना है। तो उस स्थिति में मतलब वो स्थिति मेरे लिए बहुत कष्टकारी थी, लेकिन फिर भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना नाम दिया था कि आज पूरा भोपाल मुझे जानता है, तो इसके लिए फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी संगठन का अगर मामला है तो फिर मुझे निकलना पड़ेगा बाहर। और मैं जो निकली हूँ तो फिर अभी घर पे बहुत नहीं अच्छी बैठी। बात है कि आपने पार्टी को सर्वोपरि रखा। हाँ। आपने अपने दुख को भुला के और पार्टी के लिए आप कार्य करने क्योंकि के लिए मेरे आगे आई। हस्बैंड भी मुझे इसी कुछ इच्छा के साथ लाए थे कि आगे बढ़ना है, तो फिर मैंने उनका भी सम्मान किया कि नहीं, अगर वो भले आज नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन मेरे साथ कहीं ना कहीं हमेशा उनका बिल्कुल सहयोग सही और बात साथ है। और आशीर्वाद रहता है। जी, बिल्कुल सही बात है। और ये आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतने दुख के बावजूद आप बाहर निकली और आपने प्रचार किया और बस आगे वही आपने रहता है कि चीजें जो है हमारा संगठन, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मतलब कहना चाहिए कि वो हर किसी कार्यकर्ता के साथ हमेशा खड़ा रहता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। तो हमारा संगठन बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी बात है। आजकल आप देख रही हैं भोपाल में कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं कि जहां लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर वो अपनी खुद से जान दे रही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा तुषार शर्मा का जो केस आया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब चूंकि वो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसमें ज़्यादा मेरा कहना बनता नहीं है, लेकिन अगर उसमें जो भी दोषी है, जो भी व्यक्ति उसमें दोषी है, जो भी दोषी है, उनको सज़ा उनको मिलना चाहिए, ताकि जो बच्ची गई है उनके माँ बाप की जो पीड़ा है वो कुछ हद तक कम हो सके, उनको भी लगे कि नहीं, मेरी बच्ची को न्याय मिला है। तो जो भी है अपराधी, उनको कानून निश्चित रूप से उनको सज़ा देगा। ऐसा कोई मामला जिसमें आपने किसी महिला की मदद की हो और आपको वो अभी तक याद हो, ऐसा कुछ हुआ हो कभी आपके जीवन में? हाँ, ऐसा एक मामला याद आ रहा है अभी मुझे। मैं जहाँ रहती हूँ, हमारे थोड़ा आगे जाके एक महिला रहती थी, उसने डबल एमए किया हुआ था, उसकी शादी हुई। वो अपने मम्मी पापा की एक ही संतान थी, उसकी शादी हुई, वो 2 दिन में ही उसके पति उसको घर वापस छोड़ गए, क्योंकि वो थोड़ी मेंटली शुरू से ही थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। तो वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, लेकिन समय बीतता गया, वैसे वैसे उसकी मम्मी की तबीयत खराब हुई, और वो ज़्यादा, उनका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, आसपास में उनसे कोई उनका कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। उनको जाना होता तो खुद ही सामान लाते थे और घर पे आ जाते थे। हम लोग बस देखते रहते थे, हाँ ठीक है। लेकिन 3 दिन हो गए, वो निकली नहीं घर से, और थोड़ी अजीब सी स्मेल आने लगी, तो लोग मेरे पास आए वहाँ के कि ऐसा ऐसी बात है। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया हम लोगों ने मिल के, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं। तो फिर जब उन्होंने हमको दरवाज़ा तोड़ना पड़ा, दरवाज़ा तोड़ के देखते हैं कि उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है और वो बॉडी के पास बैठी हुई है और वो बॉडी स्मेल कर रही है। और उनके जो पापा थे वो तो बेड पे ही थे, तो उनको कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर उसको धीरे से समझा बुझा के, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, दिमागी हालत उसकी बहुत ख़राब थी, उसको धीरे से समझा बुझा के फिर हमने बॉडी का अंतिम संस्कार करवाया, सफाई करवाई घर की, फिर थोड़ा सा कुछ जो भी है उनकी व्यवस्था की। 2 महीने बाद देखते हैं, पता चलता है फिर वही सेम स्थिति हो गई कि वो फिर से दरवाज़ा नहीं खोल रही। फिर हमने जाके देखा तो इस बार उसके पापा की डेथ हो चुकी थी, वो भी वही 3-4 दिन पुरानी, और पूरी घर में स्मेल भरी हुई थी। फिर उनकी बॉडी निकलवा के उनका अंतिम संस्कार करवाया। उनके असल में कोई रिश्तेदारों का हमको भी नहीं पता था, और वो बताने की हालत में ही नहीं थे। फिर उनका अंतिम संस्कार, फिर वो लड़की अकेली रह गई, तो उसको हम लोग देखते थे। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर जब वो और हालत ख़राब हुई, तो वो मतलब बाहर निकलने लगी, वो अर्धनग्न अवस्था में घूमती रहती थी। और एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ से उसका जो भी है अकाउंट, उनके जो पापा का सरकारी नौकरी में था, तो उनका वहाँ पे अकाउंट था, तो वहाँ से पैसे निकलवा लेती थी। अब वो मेडिकल वाला कितने पैसे निकाल के दे रहा है, क्या कर रहा है, ये सब जानकारी किसी को नहीं थी। वो सड़कों पे निकलती थी, कभी 500 के, कभी 100 के ऐसे नोट फेंकती हुई जाती थी। फिर हमने एक दिन मेरे साथ 2 भैयाओं ने मिलके, हमने उसको एक दिन, मैंने उसको पूरा नहलाया, उसके बाल कटाए, फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गई, तो उन्होंने दवाई ववाई दी, वो दवाई ला के दी। रोज़ हम सुबह जाते थे, अगल बगल वालों को बोला था कि देखते रहना, मतलब इस तरह से हमने उसका थोड़ा सा सोचा कि इसका पुनर्वास हो जाए, लेकिन उसकी स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती ही चली गई। फिर मैंने एक NGO से बात करी, फिर इसी बीच एक दिन वो बाहर निकली होगी, तो उस समय के तत्कालीन कलेक्टर, मुझे नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा, वो निकले, उन्होंने हालत देखी, तो उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मेरा नंबर दिया। फिर उनका फ़ोन मेरे पास आया, तो मैंने कहा हाँ सर, ऐसी ऐसी बात है, ये विक्षिप, मैं चाह रही हूँ इसका कहीं कुछ हो जाए कुछ। तो बोले ठीक है, मैं एक NGO से बात करता हूँ। फिर एक उज्जैन में एक NGO, उन्होंने वहाँ पे पूरी कार्रवाई करके उसको भेजा। आज मुझे पता लगा उसकी डेथ हो गई। तो जब हम लोगों को पता लगा तो हम बहुत दुखी हुए कि मतलब एक हमारे बीच से एक ऐसा चली, हम उसकी मतलब ज़्यादा मदद नहीं कर पाए, मगर जितनी भी कर पाए मन में संतोष था कि उसको इतने दिन हमने उसको अच्छी ज़िंदगी नहीं, फिर भी आपने इतनी देखभाल की, वरना हाँ, पता नहीं उनका मतलब, क्या हाँ, और होता। मतलब जैसे मैं अकेली महिला थी, लेकिन बाद में जब सब
कॉलोनी की महिलाओं ने देखा तो फिर वो मेरे साथ आई। फिर उन्होंने, वो उसको देखती थी, वो निकलती थी तो पीछे पीछे मुझे फ़ोन आते थे कि वो निकल गई, तो फिर मैं, अगर मैं घर में रहती थी, मैं पीछे जाती कि कहाँ जा रही है। तो इस तरह हमने उसको बहुत सेफ्टी भी दी उसको, लेकिन आज उसकी डेथ हो चुकी है। आपको लगता है कि जो हमारे प्रदेश की है, देश की महिलाएं हैं, उनको अपने जो भी हमारे अधिकार हैं, वो उनकी जानकारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, कानूनी रूप से भी? ये बात अगर अपन पहले के समय में देखते तो ये कह सकते थे कि हाँ, उनको नहीं है, लेकिन आजकल चूँकि महिलाओं का पढ़ाई का स्तर भी थोड़ा ऊँचा उठा है और सारी कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं आजकल, सोशल मीडिया है, पेपर है, मोबाइल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टीवी है, उन सब से देख के महिलाओं को अपने अधिकार और कानून की जानकारी तो हो रही है। पर मेरा ये कहना है कि अधिकारों के साथ-साथ हमें महिलाओं को अपने कर्तव्यों का भी ध्यान होना चाहिए। तभी अपन एक महिला कह पाएँगे। अपन महिला है, ठीक है, महिला है, महिला किसी से कम नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने घर में, अगर अपन काम, अपने को पता हो कि हमने हमारे घर में हमारे क्या-क्या काम है, तो हम अपने घर में जो काम करने वाली दीदी आती हैं उनको बता पाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने को कर्तव्य भी, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी भान महिला को होना चाहिए। बिल्कुल और सही बात है। आजकल हो रही है, कानून की जानकारी भी है महिलाओं को। आज तो देख रहे हैं अपन कितनी अधिक संख्या में महिलाएं वकील भी हैं। तो थोड़ा गांव में थोड़ा सा भी होना काम बाकी है, लेकिन शहरों की सारी महिलाओं को सब अधिकारों और कानूनों के बारे में पता है। लेकिन इतनी जानकारी होने के बाद भी, इतनी पढ़ाई लिखाई जो हम अपनी बच्चियों को करा रहे हैं, बेटियों को करा रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए समाज में दहेज हत्या या लव जिहाद, ये तो घटनाएं बढ़ रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें कोई कमी आ वो रही कहीं हो। ना कहीं वही है कि अपन जो परिवार में जो अपने को सुखद वातावरण अपन बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, मुझे लगता है वो एक कारण है। और एक बेटी ये सोचती है कि मेरी शादी हो गई है तो मैं अब अपने दुख, अपनी तकलीफ अपने घर में बता के अपने माँ बाप को और परेशान ना करूं। तो ये भावना कहीं ना कहीं उनके मन से हटाना चाहिए कि शादी हो गई है, लेकिन तुम वो एकदम पराई नहीं हो गई है, वो है, हमारी ही बेटी रहेंगी हमेशा। तो कहीं ना कहीं बेटियों को ये भी भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है माँ बाप की तरफ से कि ऐसा कुछ है तो आप हमें बताओ, जो भी है। अब जैसा भी आपने पिछले अभी केस का जिक्र किया, उसमें यही हुआ, उसने बोला, लेकिन मम्मी पापा समझ नहीं पाए। अगर वो टाइम पे कुछ एक्शन ले लेते तो आज वो बच्ची हमारे बीच में होती। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये भरोसा तो माँ बाप को दिलाने की जरूरत है, या ये बच्चों की कहीं गलती है कि वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं? बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं और माँ बाप उस चीज़ को समझा नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप क्योंकि देखते हैं कि हमारे समाज में अगर आज भी ये धारणा है, एक बहुत आम धारणा है कि अगर कोई बेटी है और उसका तलाक हो गया है या शादी के बाद वो घर से वापस मायके में आ गई है, तो उसको फिर ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं लड़की की ही गलती होगी शायद। वो मानते हैं। और वो माँ बाप उसलिए भी डरते हैं, तलाक करवाने से भी इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आसपास वाले लोग क्या कहेंगे। लेकिन आसपास वाले उस बेटी की स्थिति को तो नहीं समझ पाते, जब उनके ऊपर बात आती है तब वो समझ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब माँ बाप को भी ये भरोसा दिलाना चाहिए कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो तलाक ले लो, कम से कम इस स्तर पे नहीं जाना चाहिए कि या तो लड़की मरे या उसको कोई मारे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। महिला मोर्चा के माध्यम से आप महिलाओं की जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहती हैं? हमारे महिला मोर्चे का एक जो संगठन की तरफ से जो महिला मोर्चे का काम होता है, वो संगठन का विस्तार करने का होता है कि आपको क्योंकि राजनीति में जितने अच्छी महिलाएं आएंगी तो राजनीति का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। और ये मेरी हमेशा से कोशिश रही कि सब जितनी भी सब अच्छी महिलाएं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और मैं उसमें काफ़ी सफल भी रही। बहुत सारी महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं और उसकी रीति नीति और विचारों के ऊपर चल रही हैं। तो मतलब मैंने महिला मोर्चे के माध्यम से, क्योंकि अगर जैसे किसी कहीं एक मंडल की बैठक लेने जाना है, उस मंडल में, उस वार्ड में, उस कॉलोनी में पता लगता है कि कोई महिला परेशान है या कुछ ऐसी बात है, तो हम वो मंडल अध्यक्ष के माध्यम से उनको ये बोलते हैं कि अपना काम सिर्फ संगठन का या अपने को संगठन के कार्यक्रम में जाना या अपने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का ही काम नहीं है। अपने को बाकी महिलाओं की जो परेशानी है, उनकी जो उस समस्या से जो वो रूबरू हो रही है, उस समस्या का समाधान करने का भी अपने काम एक भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है। और सबसे बड़ा काम हमारा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजना है वो महिलाओं के माध्यम से नीचे तक चली जाती हैं। महिलाएं क्या है, एक सीधे घर में अंदर उनका प्रवेश हो सकता है बिना कुछ बोले। पुरुष एक बार नहीं जा सकता, लेकिन महिलाएं तुरंत किचन तक जा सकती हैं। तो इसमें महिला मोर्चे को बहुत फायदा भी मिल रहा है, चुनाव में भी फायदा मिलता है। और ये जो योजनाएं है, ये आज जो घर घर और बूथ पे हर घर में जो ये योजनाएं पहुंची है, कहीं ना कहीं महिला मोर्चे की बहनों की वजह से ही पहुंची है।
बिल्कुल सही बात है ये आपकी कि महिलाएं घर के अंदर अंदर तक जा सकती हैं, तो बिना उनके रोक साथ टोक जा सकते बिल्कुल बिल्कुल उन पे लोग विश्वास भी विश्वास करते भी हैं, तो करते वो हैं महिला जो भी योजनाएं बताएंगी या जो भी चीजें बताएंगी वो ज्यादातर तो सही ही होती है ज्यादा सही और होती है। और लोग आजकल उनकी भारतीय जनता पार्टी पे लोग भरोसा करते हैं, तो हम जब जाते हैं तो ये लगता है लोगों को हाँ भारतीय जनता पार्टी से कोई आया तो वो उसी सम्मान और आदर के साथ बात भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत अच्छी बात है ये। महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी सरकार योजनाएं चला रही हैं उनमें से आपको कौन सी सबसे प्रभावी लगती है? महिला सशक्तिकरण के लिए मुझे जो अभी ये जो लाडली बहना वाला जो है, भले ही लोग इसको किस अदर वे में जो भी बोले उसमें जो राजनीति करें, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि मैं महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष नाते मुझे खुद हर मंडल से हर वार्ड से जानकारी आती रहती है कि दीदी लाडली बहना में जो हमको पैसे मिलते हैं हमने वो इकट्ठा करके हमने अपना रोजगार शुरू किया है। अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री निवास में हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी ने भाई दूज पे 250 रुपये बढ़ाने का घोषणा की थी, और उसके लिए भाई दूज का कार्यक्रम सीएम हाउस में किया था। वहाँ पे जब मंच में मतलब एक वार्ड की छोटी सी महिला जो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसने आके मंच पे माइक पे जब बोला है कि मैं लाडली बहना के पैसे से मैं किसी ने दुकान खोली, किसी ने साड़ी का बिजनेस किया, मतलब उन्होंने अपने अपने सब व्यवसाय बताए। ये देख के इतनी खुशी हुई कि आज महिलाएं, भले ही वो किसी अपने लिए वो 1500 रुपये किसी परिवार के लिए बहुत थोड़े होंगे, लेकिन जो महिलाएं जिनको मिल रहे हैं वो आज बहुत खुश हैं और वो अपना उसमें कामकाज कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो सशक्त हुई हैं। उनको बाहर कहीं बच्चों के दूध का मामला हो या कुछ छोटा मोटा मामला हो, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बड़ी मदद होती है किसी भी महिला के लिए। मदद है ये बहुत बड़ी। सही बात है। आप हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो हमारी बेटियां हैं, जो युवा हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? अब मैं तो चूंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, तो मतलब मेरा तो कहना ये भी है कि मैं भले ही आज जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे अंदर कार्यकर्ता का निर्माण आज भी हो रहा है। मैं अपने मन को ये करती रहती हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं कार्यकर्ता की तरह अपना जीवन यापन करती हूँ। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि राजनीति कोई बुरा क्षेत्र नहीं है, सभी जगह महिलाएं और बेटियां सब आगे बढ़े, राजनीति में भी आए। मैं चाहती हूँ राजनीति का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को, आज युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की मोदी जी की जो भावना है कि हम भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उसमें युवाओं में बेटी और बेटे दोनों ही आ जाते हैं, तो उनका बहुत सहयोग लगेगा। उनके जो नए नए उनके आइडियाज हैं उसके कारण हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरा उनको यही संदेश है कि आप पढ़ाई लिखाई भी करें, लेकिन साथ में एक राजनीति में आजकल लोगों का ये है कि हम वोट देने नहीं जाते, लेकिन अपने को उसमें सक्रिय भागीदारी निभाकर उसमें जो अपने आपको जो भी लगता है आपके दिमाग से, अभी आपको सभी को समझ में आ रहा है कि कौन पार्टी कैसा काम कर रही है, तो उस पार्टी को जरूर वोट करके और उसको आगे लाना चाहिए। और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है बेटियां, मैं कहती हूँ जिस भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, पर पूरा 100% ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ आप काम करें। बहुत अच्छी बात है। और वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई जो जीवन में हमारे आगे काम आएंगी, हमारा मार्गदर्शन करेंगी और हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है आप कि आप एक आत्मनिर्भर महिला की अगर हम एक बात देखते हैं तो वो उसमें पूरे गुण आप में हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।